हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो देखिए, आज हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति के बारे में सुना होगा, अगर ना सुना है तो आज ही हरित क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखो, हरित क्रांति किसके लिए कहते हैं, सबसे पहले समझिए हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति कुछ नहीं है, हरित क्रांति सिर्फ ये है कि भारतीय मतलब किसी भी देश की क्रांति मतलब कृषि में तकनीकी तौर पर नए सुधार हो जाना, वही भारत की हरित क्रांति है, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ, इसका मतलब सन 1966 ईस्वी में उदय भारत में हरित क्रांति 1966 में शुरू होकर इसने भारत की जो कृषि है, कृषि में अनेक प्रकार की नई तकनीकों का उदय हुआ। तो उदय होने के बाद में सन 1970 और 71 के बीच में भारत जो था खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। उससे पहले क्या था, कुछ दूसरे देशों से भारत के लिए दालें मंगाई जाती थी, कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो दूसरे देशों से मंगाई जाती थी, भारत को अपने यहाँ उत्पन्न नहीं की जाती थी। लेकिन सन 1966 में इसका उदय हुआ। 1966 से 1970-71 के बीच में भारत इन खाद्यान्न के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर का मतलब अपने आप पर निर्भर हो गया। सब चीज़ें यहाँ उगाई जाने लगी। उगाने के बाद में किसी दूसरे देश से इनके मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे नंबर 1, हरित क्रांति का मतलब इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में देखेंगे। हरित क्रांति के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, चलो महत्वपूर्ण तत्व। देखो, महत्वपूर्ण तत्व क्या है, नंबर 1 पर बात करेंगे। नंबर 1 है इसका उन्नत किस्मों के बीज। उन्नत किस्मों के बीज, ठीक है। देखो, उन्नत किस्म के बीज क्या हैं। पहले भारत में अच्छी किस्म के बीज नहीं पाए जाते थे, और अच्छी किस्म के, जैसे अगर किसी ने गेहूं बो दिया और गेहूं बोने के बाद में उसकी जो लागत आती थी वही लौट के वापस आती थी, लेकिन अच्छी पैदावार वाले बीज नहीं थे। और आज की तरह जैसे वैरायटी युग चल रहा है, इस तरह के बीज उत्पन्न नहीं थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद में उन्नत किस्मों के बीजों का उदय हुआ, और उनके बाद में जो भारत था, इन बीजों को उत्पादन उपयोग में वृद्धि की गई। सन 1966 में से 67 में जहां इन बीजों का उपयोग केवल 19 लाख हेक्टेयर भूमि पर किया जाता था ना, वहीं 2001 से और 2020 के बीच में इसका 760 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसका प्रयोग किया जाने लगा। जहां पर 19 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसका प्रयोग किया जाता था, वहीं पर बढ़कर इसका प्रयोग 760 लाख हेक्टेयर भूमि पर इन बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। और नंबर 2 पर देखते हैं रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या है। रासायनिक उर्वरक, ठीक है। तो हरित क्रांति से पहले जैसे कि मतलब कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तेजी से वृद्धि हुई है। रासायनिक का जिनका प्रयोग करने में, जैसे यूरिया खाद है, डीएपी है, इम्पोर्टेंट डीएपी है, अनेक प्रकार की जो खाद हैं, इनका प्रयोग पहले सन 1960 से 61 के बीच में, जिसमें इनका जो प्रयोग किया जाता था केवल 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आधार पर किया जाता था, प्रति 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, ठीक है। लेकिन वही 2012 और 13 में बढ़कर 144 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो चुका है, ठीक है। और उसी के साथ में अगर बात की जाए कि इनकी कुल खपत पहले कितनी थी, 2.92 लाख टन से बढ़कर 255.36 लाख टन अभी वर्तमान समय में हो गई है, ये रासायनिक उर्वरकों के द्वारा ही, ठीक है।
और अगर अगला पॉइंट है, आगे बात करते हैं, बहुफसली कार्यक्रम। बहुफसली कार्यक्रम, बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत क्या आता है? देखो पहले क्या था, किसान अपनी उसी जमीन पर एक ही भूखंड पर एक वर्ष में कई प्रकार की फसलें उगाना ही बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। पहले किसान क्या था, उसी जमीन पर एक खेत में पूरे साल में सिर्फ एक ही फसल उगाता था, लेकिन आज अभी वर्तमान समय में एक खेत में एक साल में 3-3, 4-4 फसलें उगा लेता है। तो ये क्या बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, ये हरित क्रांति का ही देन है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, पहले सिंचाई के कोई साधन, अच्छे साधन नहीं थे, तो क्या था, पहले जो बारिश के मौसम में फसल बोई जाती है, बाजरे की फसल, किसान सिर्फ वही फसल के लिए उगाता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में सिंचाई के अच्छे साधन हैं, तो किसान 3-3, 4-4 फसलें एक साल के अंदर उगा लेता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर आता है सिंचाई। देखो सिंचाई क्या है, सिंचाई के अंतर्गत क्या आता है, पहले का जो किसान था केवल वर्षा, पहले का मुख्य साधन था सिंचाई का उस वर्षा था। पहले का किसान सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर रहता था, और अगर वर्षा किसी वर्ष पहले समाप्त हो जाती थी तो फसल सूख भी जाया करती थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में अनेक प्रकार की तकनीकों का उदय हुआ है। सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की नदियों से बांध बनाए गए हैं, बांध से नहरें निकाली गई हैं, और वहाँ से भी सिंचाई की जा रही है। और अनेक प्रकार से बिजली की व्यवस्था करने के बाद में नलकूपों यानी ट्यूबवेलों का भी उदय हुआ है, जिससे भी सिंचाई की साधन, इस नलकूप में सिंचाई का बहुत अच्छा साधन है, और सिंचाई का बहुत अच्छे सिंचाई होती है फसलों की। ठीक है, तो इसे ये भी एक मेन इम्पोर्टेंट तत्व है इसका। ठीक है, और आगे देखते हैं, अगला है पौध संरक्षण। 5वां पॉइंट है पौध संरक्षण। पौध संरक्षण के अंदर क्या आता है, जैसे कोई भी पौधा है, पहले टिड्डियों के दल आ जाते, पहले जब किसान खेती करते थे तो टिड्डियों के दल आ जाते थे, पूरी फसल को खाकर नष्ट कर जाते, अनेक प्रकार की सुड़ियाँ लग जाती थी, अनेक प्रकार के कीट लग जाते थे फसलों में। लेकिन उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि कीटनाशक दवाओं का हम प्रयोग कर सकें। तो इसके हरित क्रांति के बाद में पौध संरक्षण मतलब पौधे की देखभाल करना और उसका सुरक्षा करना, जैसे अभी वर्तमान समय में अनेक प्रकार की कीटनाशक दवाएं चल रही हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा है फसलों में। देखा जाके कि अभी अगर फसल में थोड़ी बहुत कोई कीट लग रहा है तो लाके उसकी छिड़काव कर दिया फसल पर। ठीक है, तो ये क्या, पहले के किसानों को इस बात की जानकारी नहीं थी, तो वो अपनी फसल को बर्बाद कर चुके होते थे, नष्ट हो जाते थे, टिड्डी के दल आकर उनकी फसलों को नष्ट कर देते थे। लेकिन अभी क्या है, अगर थोड़ा भी संकेत होता है कि फसल बिगड़ रही है तो तुरंत लाके उस पर छिड़काव कर दिया और पौधा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कृषि सेवा केंद्र। देखो कृषि सेवा केंद्र, कृषि सेवा केंद्र क्या है, हरित क्रांति के बाद में कृषि के नए मतलब एग्रीकल्चर, इसे बोलते हैं एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर। एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर कृषि के बारे में अनेक प्रकार की तकनीकों को बताना, या मतलब अनेक प्रकार की मिट्टी की जांच करना, इन सेवाओं के अंत में मतलब कृषि सेवा केंद्र के अंतर्गत आता है। जैसे किसी खेत में अगर कोई फसल बार बार उगाने से उस खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है ना, तो मिट्टी की जांच कराने के बाद में इस केंद्र पर जाओ और मिट्टी की जांच कराइए, वो बता देंगे इस तुम्हारे खेत के लिए इस चीज़ की मिट्टी के लिए इस चीज़ की आवश्यकता है, वही डालिए। लेकिन यहाँ किसान जांच नहीं करा पाता था पहले, और उसमें फसल खेत में नहीं उग पाती थी। ठीक है, ये कृषि सेवा केंद्र का भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। अगला पॉइंट है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। देखो कृषि शिक्षा, कृषि के बारे में पहले क्या था, विद्यालयों में तो कोई मतलब ही नहीं था कृषि के बारे में बताना, लेकिन अगर आजकल क्या है, अनेक प्रकार के एग्रीकल्चर स्कूल बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, तो वहाँ पर कृषि के बारे में शिक्षा दी जाती है। और सबसे पहले एक अनुसंधान था जिसे बोलते हैं पंतनगर। ठीक है, विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय पहले यही खुला था पंतनगर। ठीक है, वहाँ उसके अलावा अभी वर्तमान समय में अभी अगर देखा जाए तो भारत में 1960 में केवल पंतनगर था
ठीक है। और अगर आगे की अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान समय में 29 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, 29 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में, ठीक है। तो इन विद्यालयों के अंतर्गत आती हैं 61 कृषि महाविद्यालय संबंध, ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में अगर देखे जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके लिए 45 अनुसंधान केंद्र और निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, अनेक प्रकार के हरित क्रांति से ये इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं, ठीक है। ये तो आगे हो गए, इसके तत्व हो गए अभी, और आगे बात करेंगे अगले चैप्टर पे, तो देखेंगे हरित क्रांति के मतलब इससे फायदे क्या हैं, लाभ क्या हुए थे इसके, और इसके परिणाम क्या थे। फिर इसके अगले पॉइंट पर बात करेंगे इसके दुष्परिणाम क्या थे। आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। ये समझ में आया होगा हरित क्रांति आखिर है क्या और इसके महत्वपूर्ण तत्व ये हैं, ठीक है। तो बस धन्यवाद।